हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो गाइस, हम लोग 8 दिनों का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का मैराथन रखे हैं, जिसमें 4 दिन पूरे हो चुके हैं। 4 दिनों में हम लोगों ने कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस देख लिया है। आज के क्लास में हम लोग टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास से हम लोग टैक्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग ये पहला वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जाके पिछले 4 वीडियो में जो हम लोग कॉस्टिंग कंप्लीट किए वो देख सकते हो, ठीक है। और आज का टैक्सेशन का क्लास करो, कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो हम लोगों का जो आज का सब्जेक्ट है वो नया सब्जेक्ट है, स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है टैक्सेशन। जिसका नाम है टैक्सेशन। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन में हम लोगों का दूसरा जो चैप्टर है या दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है टैक्सेशन। क्या है? टैक्सेशन। टैक्सेशन में जो सबसे पहला चीज हम लोगों को पढ़ना है वो है टैक्स। क्या पढ़ना है? टैक्स। टैक्स से टैक्सेशन आया है, तो पहले हम लोग को समझना होगा टैक्स क्या होता है, टैक्स होता क्या है। तो कोई भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होता है वो उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है पब्लिक वेलफेयर करना। क्या करना? पब्लिक वेलफेयर करना। अब पब्लिक वेलफेयर अलग अलग सेक्टर में करता है, हेल्थ को लेके, उसके बाद एजुकेशन को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बहुत सारे सेक्टर में जो गवर्नमेंट होता है वो पब्लिक वेलफेयर करता है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर करने के लिए, कोई भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसको, गवर्नमेंट जो कंट्री है उसको चलाने के लिए, पब्लिक का वेलफेयर करने के लिए पैसे का जरूरत होगा, रेवेन्यू का जरूरत है। नीड्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू फॉर पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट को पब्लिक वेलफेयर करने के लिए या फिर कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री में जो भी काम हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है, जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम चल रहा है, उसके लिए रेवेन्यू लगेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा तभी ना वो काम कर पाएगा। रोड्स बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, जिससे पब्लिक का वेलफेयर हो। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है, तो वो रेवेन्यू कहां से मिलता है? वो रेवेन्यू मिलता है पब्लिक से। वो रेवेन्यू कहां से मिलता है? पब्लिक से मिलता है। वो रेवेन्यू पब्लिक से मिलता है। और ये जो पब्लिक से रेवेन्यू कलेक्ट करता है इसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। ये जो रेवेन्यू पब्लिक से कलेक्ट कर रहा है, जो रेवेन्यू पब्लिक से कलेक्ट कर रहा है, इसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। इसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, कोई भी पब्लिक को मजा तो नहीं आता होगा कि इतना मेहनत से हम कमाता है, सारा साल मेहनत करते हैं तब जाके मेरे पास पैसा आता है और हम सरकार को पैसा दे दे ऐसे ही। तो इसीलिए ये कंपलसरी पेमेंट होता है। ये क्या होता है? कंपलसरी पेमेंट होता है। इसमें तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है। बात समझ में आया? अगर हम लोग ऑप्शंस दे दे, कोई भी पब्लिक, कोई भी इंसान फ्री फोकट में इतना मेहनत का पैसा तो नहीं दे देगा। इतना मेहनत का पैसा गवर्नमेंट को तो ऐसे नहीं देगा, अपनी इच्छा से तो कोई नहीं देगा। इसी की वजह से ये क्या है? एक कंपलसरी पेमेंट होता है। ये एक कंपलसरी पेमेंट होता है। तो अभी हम लोग क्या समझे? अभी समझे कोई भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होता है उसको पब्लिक वेलफेयर करने के लिए रेवेन्यू का जरूरत होता है। वो रेवेन्यू उसको कहां से मिलता है? पब्लिक से मिलता है। पब्लिक से जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करता है, पब्लिक से जो गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, इसी को हम लोग टैक्स बोल रहे हैं। क्योंकि कोई भी पब्लिक अपने मन से, अपना हार्ड अर्न जो मनी है, जो बेचारा मेहनत से कमाया है, उसका कुछ भी हिस्सा, एक भी रुपया, मेहनत का एक भी रुपया वो सरकार को देने का इच्छा किसी को नहीं करता है। तो इसी के लिए ये कंपलसरी पेमेंट है। सरकार बोला देना ही होगा, ये कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है। ये है टैक्स। और इसमें और एक खासियत क्या है? जो इंसान पैसा दे रहा है, टैक्स दे रहा है,
डायरेक्टली उसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली इसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, डायरेक्टली इसको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। तो यहीं से डेफिनेशन आता है, देखो डेफिनेशन ये है, बोल रहा है इनकम टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, बोले अभी इनकम टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट, किसको पेमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को, बाय द पर्सन विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न, कोई भी इंसान या पब्लिक जो गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न के, उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं, तो आई होप टैक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोगों को टैक्सेशन में 3-4 चीजों को देखना होगा, जिसमें हम लोगों का 3 मेन चीज आता है, एक होता है टैक्स, ड्यूटीज और सेस। टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। क्या होता है टैक्स, क्या होता है ड्यूटी, क्या होता है सेस? तो टैक्स क्या होता है, टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, ये हम लोग किसी के इनकम पे लेते हैं। टैक्स किस पे आता है, इनकम पे आता है। टैक्स किस पे आता है, इनकम पे आता है। कोई जो इनकम कमाता है, या फिर जब हम लोग सामान को बेचते हैं, खरीदते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तब हम लोगों का वहां से जो हम लोगों को कुछ पैसा आता है उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया। ड्यूटी किसको बोलते हैं, ड्यूटी भी कंपलसरी पेमेंट होता है, लेकिन ये सब पे नहीं होता है, ये एवरीथिंग पे नहीं होता है, ये सब पे नहीं होता है, ये सर्टेन गुड्स, सर्विसेज और ट्रांजैक्शंस, सर्टेन गुड्स, सर्विस एंड ट्रांजैक्शंस पे ड्यूटी लगाया जाता है। कुछ सारे गुड्स पे, सारे सर्विसेज पे नहीं, कुछ स्पेशल तरह का गुड्स होता है, सर्विसेज होता है, जिस पे हम लोग ड्यूटी कलेक्ट करते हैं। जब हम लोग इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे कस्टम ड्यूटी लगता है। क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, जब भी हम लोग गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, एक्सपोर्ट, जब हम लोग इंडिया का माल बाहर भेजेंगे, तब हम लोगों को कस्टम ड्यूटी पे करना होता है। ठीक है, ये होता है ड्यूटी। अगला होता है सेस। अगला क्या होता है, सेस। अब देखो, गवर्नमेंट को टैक्स तो मिल रहा है, गवर्नमेंट ना बोल रहा है कि हमको स्पेशली एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमको कुछ पैसा चाहिए, तो ये सेस से लेगा कि भैया हम लोगों को एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। किसके लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो टैक्स के नाम पे जो पैसा आएगा, जो टैक्स आएगा, वो हम लोग कहीं भी खर्चा कर सकते हैं। हम लोग मतलब गवर्नमेंट, वो जो टैक्स का पैसा आएगा गवर्नमेंट कहीं भी एक्सपेंड कर सकता है, मतलब किसी भी काम में वो एक्सपेंड कर सकता है। ड्यूटी का पैसा वो कहीं भी एक्सपेंड कर सकता है, कहीं भी खर्च कर सकता है। लेकिन सेस का जो पैसा कलेक्ट होगा, जो सेस के नाम पे टैक्स उठाया जाएगा, वो जिस पर्पस के लिए लिया जाएगा, जिस पर्पस के लिए लिया जाएगा, उसी पर्पस में खर्चा करना होगा। अगर सेस हम एजुकेशन के लिए ले रहे हैं तो हमको एजुकेशन में ही खर्चा करना होगा। अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर के लिए ले रहे हैं तो हमको हेल्थ में ही खर्चा करना होगा। अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ले रहे हैं तो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खर्चा करना होगा। मतलब जिस चीज के लिए सेस लेंगे हमको उसी में खर्चा करना है। ठीक है, टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले सीखे टैक्स क्या होता है। भैया कोई भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होता है उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए रेवेन्यू का जरूरत होता है। वो रेवेन्यू वो पब्लिक से कलेक्ट करता है। वो जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसको हम लोग टैक्स बोल रहे हैं। चूंकि कोई पब्लिक अपने मन से पैसा देगा नहीं, इसलिए इसको कंपलसरी कर दिया गया है, तो कंपलसरी पेमेंट होता है। ठीक है, और ये उस तरह का कंपलसरी पेमेंट है जिसके बदले पब्लिक को डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रिटर्न नहीं मिल रहा होता है। आज अगर हम लोग सरकार को 20 रुपया देते हैं, तो 20 रुपया मतलब 10,000, 20,000 जो भी मेरा टैक्स बनता है 10,000 देते हैं, तो 10,000 के बदले हम लोगों को डायरेक्टली कुछ नहीं मिल रहा है। अब बोलेंगे रोड मिल रहा है, हॉस्पिटल्स मिल रहा है, तो वो पब्लिक के लिए है, वो सबके लिए है। डायरेक्टली हम पैसा दे रहे तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टैक्स, ड्यूटी, सेस। टैक्स हम लोग किसी के इनकम पे,
वेल्थ पे, या फिर हम लोग कोई अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं उस पे हम लोगों को पैसा जो लेते हैं उसको टैक्स बोलते हैं। ड्यूटी सर्टेन गुड्स सर्टेन ट्रांजैक्शंस पे लगाया जाता है। इंडिया में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगता है। सेस क्या होता है, अगर हम लोग किसी भी पर्पस के लिए, एक अलग से किसी पर्पस के लिए अगर हम लोग पैसा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग सेस बोलते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले टैक्स का पैसा जो है कहीं भी हम लोग खर्च कर सकते हैं, ड्यूटी का पैसा हम लोग कहीं भी खर्च कर सकते हैं, सेस का पैसा हम लोग जिस पर्पस के लिए लिए हैं उसी पर्पस में खर्च करना होगा। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। हम लोगों को इंडिया में टैक्सेशन का हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को इंडिया के अंदर टैक्सेशन के हिस्ट्री के बारे में आगे पढ़ना है। टैक्सेशन आया कहाँ से, टैक्सेशन कहाँ से आया, क्या ये अंग्रेजों ने हम लोगों को दिया? तो इसका आंसर है नो। आंसर नो हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इंडिया में टैक्सेशन का हिस्ट्री बहुत पहले से बोलने से बहुत पहले से, ये हम लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो कि गुप्ता डायनेस्टी का बहुत गुप्ता डायनेस्टी, हम लोगों को अभी पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया। इंडिया में टैक्सेशन आया कब, कैसे आया, कैसे आज जो हम लोग टैक्सेशन पढ़ रहे हैं वो कैसे चल रहा है, वो सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये समझते हैं कि टैक्सेशन कुछ नया नहीं है हम लोगों के लिए। टैक्सेशन बहुत पहले से है। बहुत पहले से बोलने से 327 बीसी में, 327 बीसी में, ये हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोगों को दिखेगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कि भैया 327 बीसी में जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था और मगध बहुत बड़ा राज्य बन चुका था, तब चंद्रगुप्त मौर्य के कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौटिल्य नाम का एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ। कौन हुआ? कौटिल्य जो हुए वो एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बन के उभरे, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र लिखा। अब अर्थशास्त्र के अंदर हम लोगों को टैक्सेशन का झलक मिलता है। हम लोगों को अर्थशास्त्र के अंदर 327 बीसी में हम लोगों को अर्थशास्त्र के अंदर क्या मिलता है? टैक्सेशन का झलक मिलता है। उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रजा से, पब्लिक से उनके इनकम का कुछ पार्ट बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अच्छा से राज्य को चलाने के लिए, बेटरमेंट ऑफ पब्लिक के लिए पब्लिक से चंद्रगुप्त मौर्य कलेक्ट करते थे। क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। और हम लोग जब टैक्सेशन पढ़े, टैक्सेशन का कोर कॉन्सेप्ट भी तो यही है कि गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है और पब्लिक के बेटरमेंट के लिए खर्च करती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य 327 बीसी में एंशिएंट हिस्ट्री में ही इसका झलक हम लोगों को मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला टाइम पीरियड हम लोगों को मिलता है वो मिलता है 1860 का। कब का? 1860 का। तो 1860 में कैसा क्या हुआ? 1857 हिस्ट्री हम लोगों के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। क्यों? 1857 में सिपाही या सिपॉय रिवोल्ट हुआ था। हम लोग जानते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से हम लोग हिस्ट्री में पढ़े। ठीक है, तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ उसके कारण
गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था। अब उस लॉस को कवर करने के लिए 1860 में सर जेम्स विल्सन ने हम लोगों को सबसे पहले इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए 1860 में सर जेम्स विलियन ने पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार टैक्सेशन वर्ड को लेके आए, या टैक्सेशन सिस्टम का हम लोग बोल सकते हैं ही इज द फादर ऑफ टैक्सेशन सर जेम्स विल्सन ने 1860 में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, क्यों किया भैया? तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था जिसके कारण गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा लॉस हो चुका था, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो चुका था। तो फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए सर जेम्स विल्सन ने टैक्सेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इसके बाद 5 साल तक ये चला। कितने साल तक? 1865 तक। 1860 से लेके 1865 तक ये जो टैक्सेशन सिस्टम था वो चला, और 1865 में ये एबॉलिश हो गया, मतलब खत्म हो गया। 1865 में ये खत्म हो गया। 5 साल तक ये चला, 5 साल के बाद इसको खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। फिर 1865 के बाद ठीक 2 साल बाद 1867 में 1865 में जो 1860 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको 1865 में खत्म कर दिया गया। फिर 1867 में फिर नया इसी को नया वर्जन से इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम दिया गया लाइसेंस टैक्स, लाइसेंस ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन, लाइसेंस टैक्स, इसको बोला गया लाइसेंस टैक्स ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन। तो 1867 में क्या लाया गया? लाइसेंस टैक्स ऑन ट्रेड एंड प्रोफेशन। इसके अंदर सबको, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी बिजनेसेस कर रहे थे या जो भी प्रोफेशन में है, सबको लाइसेंस लेना पड़ता था, उसके अकॉर्डिंग वो लोग को टैक्स देना पड़ता था। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो लोगों को जो सैलरी मिलता था उसमें वो लोगों को टीडीएस काट लिया जाता है। अब ये टीडीएस क्या होता है? वो लोगों को टीडीएस काट के सैलरी मिलता है। टीडीएस जब तुम लोग टैक्सेशन आगे जाके पढ़ेगा तब टीडीएस का पूरा एक चैप्टर आएगा, लेकिन अगर हम लोग मोटा मोटी टीडीएस समझे तो टीडीएस बेसिकली एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं, जब हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं उसमें से पहले टैक्स काट लेते हैं उसके बाद पैसा पेमेंट करते हैं। क्या बोले? अगर मान लो हमको तुमको सैलरी देना है तो 20,000 का अगर सैलरी है तो उसमें से 2,000 रुपया हम काट लेंगे, 18,000 तुमको सैलरी देंगे, और ये 2,000 हम जाके गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे तुम्हारे बिहाफ में। ठीक है, इसको टीडीएस बोलते हैं। तो गवर्नमेंट, तब का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था 1867 में, वो लोगों को सैलरी से टीडीएस काट लिया जाता था। ठीक है, फिर 1868 में लाइसेंस टैक्स को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया एज सर्टिफिकेट टैक्स। मतलब लाइसेंस टैक्स को 1868 बस अगले साल उसका नाम चेंज कर दिया गया, रीइंट्रोड्यूस किया गया सर्टिफिकेट टैक्स के नाम से, और उसका जो प्रोविजंस था सेम था जैसा लाइसेंस टैक्स में जो भी प्रोविजंस था वैसा ही प्रोविजंस सर्टिफिकेट टैक्स में भी था। अब 1868 के बाद जो अगला टाइम आया वो आया 1869। अगला आया 1869 में सर्टिफिकेट टैक्स को चेंज करके नाम रखा गया इनकम टैक्स। क्या रखा गया? इनकम टैक्स। 1869 में हम लोगों को इनकम टैक्स देखने को मिला, इसका नाम क्या आ गया? इनकम टैक्स। 1869 में जो इनकम टैक्स आया उसमें एक खासियत था कि एग्रीकल्चर जो इनकम था, जो एग्रीकल्चर इनकम मतलब जो भी वो लोग खेती बाड़ी से, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में था उससे जो इनकम हो रहा था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उस पे टैक्स नहीं लगता था।
1869 में जो इनकम टैक्स आया उस पे एग्रीकल्चर इनकम को एक्सक्लूड कर दिया गया। बोला अगर तुम खेती बाड़ी करके एग्रीकल्चर करके कुछ कमाते हो उस पर टैक्स देने का जरूरत नहीं है। 1869 का ये बात हो रहा है। 1869 से लेके 1874 तक तो ये चला। कब तक? 1874 तक। 1869 से लेके 1874 तक ये इनकम टैक्स एज यूजुअल चलते रहा। 74 में जब सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गया, मतलब अब वो लोगों का जो 1857 में जो लॉस हुआ था वो अब यहां तक आते आते रिकवर हो गया, या आप बोल सकते हैं उसका फाइनेंशियल कंडीशन अब स्टेबल हो गया, ठीक हो गया। तो अब वो यहां से 1874 में इनकम टैक्स को हटा लिया, विथड्रॉ कर लिया। क्या किया? इनकम टैक्स को विथड्रॉ कर लिया। बोला अब किसी पे इनकम टैक्स देने का जरूरत नहीं है। 1874 में उसको विथड्रॉ कर लिया। फिर 1874 के 3 साल बाद 1877 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन कम अप विथ इनकम टैक्स एक्ट। 3 साल चुपचाप बैठा रहा, फिर 1877 में वो लोग फिर से इनकम टैक्स एक्ट लेके आया। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट लेके आया और ये चला 1886 तक। ये चला 1886 तक। फिर 1886 में इसको फिर से चेंज किया गया। 1886 में फिर से इनकम टैक्स को चेंज किया गया। बट अब यहां पे बहुत कुछ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? इनकम टैक्स के अंदर ना इनकम को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिसको हम लोग हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। तो 1886 में हेड्स ऑफ इनकम लेके आया गवर्नमेंट। बोला कि भैया तुम लोग जो इनकम करेगा उसको 4 हेड्स में बांट दो। तुम लोगों को इनकम जोड़ा उसको 4 हेड्स में बांट दो। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, तीसरा है इनकम फ्रॉम कंपनी प्रॉफिट, चौथा है अदर इनकम। 1886 में जो इनकम टैक्स आया उस पे हेड्स ऑफ इनकम बना देगा। तुम्हारा जो भी इनकम होगा इस 4 हेड के अंदर तुम टैक्स देगा। या तो तुम सैलरी या पेंशन से पैसा कमा रहे, या फिर कोई सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिल रहा है उसका पैसा कमा रहा है, या कंपनी या कोई बिजनेस कर रहा है उससे प्रॉफिट आ रहा है, या इसके अलावा कोई इनकम हो रहा है तो उसको इसके अंदर टैक्स देगा। और हर हेड का अपना प्रेस्क्राइब रेट होता था, मतलब हर हेड के अंदर उसका अपना प्रेस्क्राइब रेट होता था, उस रेट पे उसको टैक्स देना होता था। ठीक है, ये बात है 1886 का। और 1886 तक ये बहुत ही डेवलप हो चुका था, बोल सकते हैं 1886 का इनकम टैक्स बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था। और इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट क्या होता है? आगे तुम लोग बहुत सारा वर्ड सुनेगा अमेंडमेंट का मतलब होता है टैक्स को बिना चेंज किए, टैक्स को इंटायरली पूरा चेंज नहीं करते, उसके अंदर अगर कुछ 1-2 हम लोगों को सेक्शन या फिर लॉज में प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसको चेंज करते हैं, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको अमेंडमेंट करते इसमें बहुत सारा अमेंडमेंट किया और 1918 तक चला। ये इनकम टैक्स जो था इसमें थोड़ा थोड़ा हर 1-2 साल पे चेंज करते ये 1918 तक ये चलते गया। ठीक है, 1918 में क्या हुआ? 1919 में इंडिया एक्ट आया, द इंडिया एक्ट आया। उसके वजह से 1922 में एक कमेटी का संगठन किया गया। क्या किया गया? एक कमेटी बना गया जिसका नाम था ऑल इंडिया इनकम टैक्स कमीशन, ऑल इंडिया इनकम टैक्स कमेटी।
और ये कमेटी, ऑल इंडिया टैक्स कमेटी बनने के बाद जो सबसे पहला चेंज आया वो प्रोविनेंस से हटा के, प्रोविनेंस एडमिनिस्ट्रेशन से हटा के एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल में कर दिया गया। मतलब ये पूरे होल ऑफ इंडिया के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन किया गया कि पूरा कंट्रोल सेंटर के पास रहेगा। ठीक है, तो ऑल इंडिया टैक्स कमेटी में जो कुछ रिमार्केबल चेंजेस आया, रिमार्केबल चेंजेस बोलने से भैया ऐसा चेंजेस आया जो हिस्ट्री को, एक हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन को पूरा चेंज करके रख दिया, टैक्सेशन सिस्टम को पूरा चेंज करके रख दिया। ठीक है, जिसमें पहला चेंज ना असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट लेके आया। क्या लेके आया? असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन में, लेकिन अगर मोटा मोटी समझे तो असेसमेंट ईयर बेसिकली होता है जिस साल हम लोग हिस्सा कमा रहे हैं। जैसे हम लोग इस साल कमा रहे हैं, इसका हिसाब हम लोग अगले साल, आने वाले साल में जो एकदम इसके बाद वाला साल होगा उसमें करेंगे, उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलेंगे, उसको हम लोग असेसमेंट ईयर बोलेंगे। दूसरा, इसमें बोल दिया गया कि हर साल फाइनेंस एक्ट के तहत हर साल टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसी टैक्स रेट के अनुसार हम लोगों को टैक्स देना होगा। हर साल फाइनेंस एक्ट के तहत हम लोगों को टैक्स रेट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उसी के अनुसार हम लोगों को टैक्स पे करना होगा। तीसरा चेंज इसमें आया कि इसमें बोला कि अगर तुम्हारा एक सोर्स, वन सोर्स में अगर लॉस होता है, वन सोर्स ऑफ इनकम में अगर लॉस होता है, अदर सोर्स के अंदर प्रॉफिट होता है, यू कैन सेट ऑफ, तुम सेट ऑफ कर सकता है। मतलब अगर तुम एक बिजनेस में 50,000 का लॉस किया है और दूसरे बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट किया है, तो तुमको सिर्फ 50,000 पे टैक्स देना होगा, तुमको ये 50,000 इसके साथ सेट ऑफ करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे 1922 में ये चेंजेस आ चुका था, सेट ऑफ करने का भी कॉन्सेप्ट दे दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद और एक चेंजेस आया जिसमें रेसिडेंस में, जब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक तो रेसिडेंट होता है, एक नॉन रेसिडेंट होता है। यहां पे तीसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लेके आया। यहां पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का भी कॉन्सेप्ट 1922 के एक्ट में लेके आया गया। ठीक है, तो ये सब कुछ रिमार्केबल चेंजेस है जो हम लोगों का टैक्सेशन हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। ठीक है, 1922 के बाद ये 1922 से 1958 तक चला, 1958 तक चला। बोला जा रहा है 1939 से लेके 1958 के अंदर, बस इतने सालों के अंदर इसमें 29 अमेंडमेंट किया गया, 29 अमेंडमेंट किया गया, मतलब 29 बार चेंज आया। बस इतने सालों के अंदर इसमें 29 बार चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो 1958 में जब तक तो इंडिया आजाद हो गया था, अब इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना चुका था, तो 1958 के अंदर अब इनकम टैक्स को चेंज करने का बारी था। ठीक है, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट, ब्रिटिश तो जा चुका था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ कमीशन बनाया, ठीक है, और लॉ कमीशन बनाया गया और साथ ही साथ एक कमिटी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। यहां पे उसी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का भी संगठन किया। कमेटी का नाम था ऑल इंडिया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी। तो 1958 में
एक कमेटी का संगठन किया गया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको देखने के लिए डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी बनाया गया, जिसका चेयरपर्सन था श्री महावीर त्यागी। महावीर त्यागी नाम याद रखना। 1958 में डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कमेटी बैठाया गया, जिनका चेयरपर्सन थे श्री महावीर त्यागी। तो श्री महावीर त्यागी जी ने एक डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी के अंदर बहुत सारा अपना काम वाम किया और रिपोर्ट सबमिट किया सितंबर को। कब? सितंबर 1959 को, सितंबर 1959 को इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया और 1959 सितंबर में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 1959 को इनका रिपोर्ट रिसीव किया और लॉ कमीशन का रिपोर्ट रिसीव किया। दोनों रिपोर्ट देखने के बाद 1960 में अप्रैल 1960 को इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पास किया। मतलब इनकम टैक्स बिल लोकसभा के अंदर लेके आए। लोकसभा के अंदर 1960 अप्रैल के महीने में 1960 आई थिंक 1960 सॉरी दिस नॉट 1961 बोल रहे हैं। 1961 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स बिल लोकसभा के अंदर प्रेजेंट किया। कब? अप्रैल 1961 को। और सितंबर 1961 को इस पे प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया। मतलब प्रेसिडेंट का भी एक्सेप्टेंस हम लोगों को मिल गया। 1961 सितंबर के महीने में प्रेसिडेंट पूरा इनकम टैक्स जो एक्ट था उस पर मुहर मार दिए और ये 1 अप्रैल 1962 से अभी तक हम लोगों का इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से अभी तक वो टैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और चल रहा है। ठीक है, इसमें ईयर बाय ईयर बहुत सारा अमेंडमेंट होता रहता है, लेकिन यही हम लोग जो अभी पूरा ये देखे, यही हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग और बचे हुए 3 दिन के अंदर ट्राई करेंगे कि टैक्सेशन खत्म हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।